तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप तो हमारे लिए ख़ास होते ही हैं। साथ ही मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब इन सवालों को करते हैं या इन सवालों को समझते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो हम करने जा रहे हैं 8.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट 1 एक हो चुका है जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने बताया। आज हम करेंगे प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 पे डायरेक्ट वार करते हैं और कहते हैं कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो मैं कहूँगा कि अगर यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो न्यून कोण क्या होता है, पहले ये बताओ। तो सर न्यून कोण यानी कि कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। तो सर न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, बस। यानी कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। जहाँ कोस ए और कोस बी, एक और बात दी गई है, कोस ए और कोस बी बराबर है, तो हमें बताना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। आइए डायरेक्ट हल करते हैं और जानते हैं कि ये क्या साजिश रच रहा है। ये सवाल दिया है, क्या दिया है कि एंगल ए व एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। मैं लिख दूंगा, जो दिया है वो तो लिखना पड़ेगा। एवं एक और बात दिया है कि भाई कॉस ए जो है ना वो कॉस बी के बराबर है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कॉस ए यानी कि आधार बटा कर्ण किसी ए एंगल से और आधार बटा कर्ण किसी बी एंगल से दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, क्योंकि दो एंगल की बात की गई है। चलो दो त्रिभुज बना लेते हैं, बनेगी तो समकोण त्रिभुज ही, जिसमें ये 90 डिग्री की कोण होती है। कहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो या तो न्यून कोण यहाँ मैं एंगल ए मान लूँ, या तो यहाँ एंगल ए मान लूँ, या तो यहाँ एंगल बी मान लूँ, या तो यहाँ एंगल बी मान लूँ। तो एंगल ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, एंगल बी यहाँ मान लेता हूँ। और इन दोनों वर्टेक्स को मैं क्या कहता हूँ कि ये ए है, सॉरी ए तो मैं मान लिया हूँ, तो मैं इसको एम एन कह देता हूँ और इसको सी डी कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल आता है कि भाई कोस ए और कोस बी बराबर है, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर मुझे एंगल ए बराबर एंगल बी पता करना है तो मैं अगर एज अ स्टूडेंट सोचूं तो मैं सोचूंगा कि दो एंगल बराबर करने हैं। एंगल बराबर करना तो समरूप और सर्वांगसम टाइप में सीखा था। हाँ, 9th में मैंने सीखा था कि जब दो त्रिभुज आपस में दिए हैं तो मैं उसके जो एंगल है उसको कैसे बराबर कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि अगर एंगल बराबर करने हैं तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दो। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं गाइस, तो समरूपता का नियम यह कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके जो भुजा होंगे, संगत भुजा का जो समान अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, और साथ ही संगत कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो अगर मैं इसे समरूप सिद्ध कर दूं ये दोनों त्रिभुज को, तो मैं कह सकता हूं कि इनके संगत कोण भी बराबर है, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने पर। कैसे, आइए जानते हैं। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहूं तो समरूप करने के लिए मेरे पास एक गुण होना चाहिए, क्या कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं उसको बराबर कर दूं, कैसे भी करके उसके अनुपात को बराबर कर दूं। कहने का क्या मतलब? कहने का ये मतलब है कि ये जो एम एन लंब है इसके लंब से, अच्छा ये मार्कर थोड़ा बैठ गया है तो मैं दूसरी मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका जो लंब है इसके लंब का अनुपात, इसके आधार और इसके आधार का अनुपात, इसके कर्ण और इसके कर्ण का अनुपात समान होना चाहिए। यानी कि एम एन बटा में सी डी का अनुपात बराबर होना चाहिए एन ए बटा में डी बी के अनुपात का, और ये बराबर होना चाहिए एम ए बटा में सी बी के अनुपात का। अगर ये अनुपात बराबर हो जाएंगी तो मैं कहूँगा त्रिभुज एम एन ए समरूप है त्रिभुज सी डी बी के। और जैसे ही त्रिभुज दोनों समरूप होंगे तो मैं कहूँगा अगर समरूप है तो समरूपता का नियम कहता है कि सभी एंगल बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। और यहाँ से मैं सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले इन तीनों भुजाओं के अनुपात समान करने होंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं कैसे। मैं कहूँगा कोस ए और कोस बी दिया है तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अगर कोस ए का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है तो यहाँ पर आधार क्या है, मैं ए एंगल से देखूंगा ना, तो आधार ए एन है, या एन ए कह लो, अच्छा रहेगा, मुझे तो एन ए अच्छा लगता है। बटा में कर्ण एम ए एम कह लो या एम ए कह लो, चलो कोई नहीं।
कोस बी, तो बी त्रिभुज वाले को देखूंगा, बी एंगल वाले त्रिभुज को, तो यहाँ भी कोस का सूत्र आधार बट्टा कर्ण होता है, तो मैं कहूँगा बी एंगल से आधार क्या होगा, तो डी बी, आधार कर्ण क्या होगा, तो सी बी। क्या यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है? एन ए एम ए डी बी, नहीं मैच नहीं कर रहा है। मैच करवा दूँ। मैं कहूँगा एन ए बटा में ये डी बी इधर ले आओ, बराबर में तो ऐसा होता है, और एम ए ऊपर गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको इसके बराबर करना है, जो कि है नहीं, तो मुझे बराबर करना होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना कि एम एन बटा सी डी, सॉरी, माना कि एन ए बटा में डी बी बराबर में एम ए बटा में सी बी, और ये बराबर के। अगर मैं ये के बराबर माना हूं, और जरा सोचो के इसके बराबर आ जाए, तो मैं इस के जगह पर इसका मान रखूंगा। ये तीनों त्रिभुज का ये तीनों जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी, और जैसे ही समान अनुपात में होंगी तो ये बात लिखकर मैं कहूँगा लो बराबर हो गया, बात खत्म। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा मैं इसको इसके बराबर करूँ। तो देखना जरा, मैं कहूँगा यहाँ एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बार देखना, के गुना में डी बी, और एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बार बताना, के गुना में सी बी। गौर से देखना, यहाँ पर इस बात को समझना, क्योंकि ये आगे काम आएगी। अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, मुझे तो कैसे भी करके एम एन बटा सी डी को के लाना है ना, तो मैं कहूँगा कैसे भी करके नहीं भाई, एकदम नियम से। तो एम एन बटा सी डी, तो एम एन क्या है, एम एन इस त्रिभुज का लंब है, और सी डी इस त्रिभुज की लंब है। और लंब की वैल्यू क्या होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में लंब की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस भैया बता गए हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि भाई एम एन जो है वो है लंब, तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का रूट करो। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, तो कर्ण है एम ए, सिंपल सी बात है, एम ए इसका स्क्वायर माइनस आधार ए एन या एन ए इसका स्क्वायर, और रूट बटा सी डी को अगर मैं देखूं तो सी डी लंब है, इसका भी यही सूत्र होगा, यानी कि सी बी का स्क्वायर घटा डी बी का स्क्वायर और रूट। इतना तो बात सबको पता है। मैं इस बात को मिटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे जगह की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखना कि मुझे एम एन बटा सी डी बराबर करना है के, यानी कि कैसे भी करके नहीं, अच्छे से। तो मैं कहूँगा कि बच्चों जरा सोचो, एम ए की वैल्यू अभी जस्ट कुछ ना कुछ आई है के गुना में सी बी, तो इसका स्क्वायर हो सकता है एम ए के जगह पर, और एन ए की वैल्यू अभी जस्ट के गुना में डी बी, ये डॉट का मतलब डी बी होता है, सॉरी गुना होता है, तो इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, बटा में मैं इसको जस के तस रहने देता हूँ, सी बी का स्क्वायर घटा में डी बी का स्क्वायर, जितनी ज़रूरी है उतनी मैं लिखूँगा। अब जरा देखिएगा, तो यहाँ से के का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर घटा के का स्क्वायर डी बी का स्क्वायर सामने में आ रहा है, रूट अंडर, और बटा रूट अंडर सी बी का स्क्वायर घटा डी बी का स्क्वायर। अब मेरे पास उधर जगह नहीं बची, मैं नीचे नहीं लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ। यहाँ से देखना, तो मैं कह सकता हूँ कि एम एन बटा में सी डी बराबर हो गया, यहाँ इसको देखो तो यहाँ से मुझे के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो के स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर और बटा सी बी का स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एम एन बटा सी डी इज इक्वल टू में, ये दो के है तो बाहर एक के निकल जाएगा, और अंदर सी बी का स्क्वायर घटा डी बी का स्क्वायर, बेचारा नीचे सी बी के स्क्वायर और डी बी के स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि गुना में है। तो देखो गौर से, एम एन बटा सी डी हमने के ला दिया। अब जैसे ही एम एन बटा सी डी हमने के ला दिया, तो मैं इसको समीकरण 1 कहकर मैं कहूँगा के का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना तो आप कर सकते हैं, 1 में रखने पर, इस बात को इधर लिखना, ठीक है। तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो मैं कहूँगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए बटा में डी बी बराबर में एम ए बटा में सी बी बराबर में के जगह एम एन बटा में सी डी। अब इस दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है, तो हम कहेंगे अतः इसीलिए त्रिभुज एम एन ए समरूप हो गया त्रिभुज सी डी बी के। अब जैसे ही समरूप है तो समरूप का सूत्र क्या होता है, समरूप का गुण क्या होता है कि समान अनुपात में भुजा और सभी संगत कोण बराबर। तो सभी संगत कोण बराबर, तो मैं कहूँगा एंगल M बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल B और एंगल N बराबर एंगल D। अतः यह सिद्ध हुआ कि एंगल A बराबर एंगल B। और इस प्रकार आप इस सवाल का जवाब आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। मैं तो लिखूंगा सबसे पहले हल, क्योंकि अगर हम बहुत सारे बच्चों से यूनिक नहीं लिखे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई। हल मैं कहूँगा दिया है। प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा कपड़े पहने रहेंगे तो कोई भी आदमी आपको गैस कर सकता है कि भाई ये कितने अच्छे विचार का व्यक्ति है। लेकिन वही में गंदे कपड़ा पहन कर कहीं जाओ तो उसकी सोच आराम से बदल जाएगी। तो इसीलिए पेपर में जितना साफ हो उतना साफ लिखा करो। दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू में 7/8। अच्छा सोचो कि क्या कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं पहले कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल देता हूँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा, सर ये तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना सर। कॉट थीटा, सर कॉट थीटा तो दिया हुआ है ना 7/8, इसका स्क्वायर करना था बस। हाँ यार बस इतना ही आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर। लेकिन सर ये तो बताइए, मेन तो ये है, डर तो इससे लगता है सर। तो पहले के लिए अगर मैं कहूँ, पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या कहूँगा पता है तुम्हें? मैं कहूँगा भाई कॉट थीटा दिया है 7/8, तो हमने पढ़ रखा है कि कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब जैसे ही कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा का सूत्र खोजूंगा। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब पता है लेकिन कर्ण ना। तो अगर कर्ण नहीं पता है तो मैं कर्ण ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ कहूँगा, यहीं पर लिख देता हूँ, इसीलिए कर्ण हेतु, तो कर्ण हेतु मैं कहूँगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन। तो आधार का स्क्वायर क्या कहलाएगा भाई? आधार का स्क्वायर कहलाएगा 7 का स्क्वायर और जोड़ में 8 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 7 7 49 8 8 64 और ये आ जाएगा कुल मिला के रूट अंडर 113। तो कर्ण मेरे पास आ गया। तब कर्ण आ गया तो रुके क्यों हो, बनाओ। तो मैं कहूँगा 1 प्लस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो जहाँ भी साइन थीटा होगा वहाँ पर लंब की मान 8 डाली जाएगी और कर्ण की मान रूट अंडर 113 डाली जाएगी। और जहाँ भी कॉस थीटा होगा उसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। सर आपको कैसे पता? लाल का वाले ट्रिक से यार, मैंने पार्ट 1 में करवा रखा है। आधार कितने हो जाएंगे भाई? आधार अपन का हो जाएगा 7 कर्ण रूट अंडर 113। बहुत अच्छे सर। और ये बात आपको लिखनी है साइड में ताकि आप भीड़ से एक कदम आगे चलो। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 8/√13 रूट 113 दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और साइन थीटा की वैल्यू 8/रूट अंडर 113। कॉस थीटा की वैल्यू आपने तो सर खौपचे में ही बता दिया 7/रूट अंडर 113 और 1 माइनस का 7/रूट अंडर 113। अब जरा तुम्हें दिमाग लगाओ, अगर तुम, तो मैंने
8वीं क्लास में आपने भी पढ़ा होगा कि अगर एक दोनों सेम हो और साइन चेंज हो और गुना में हो तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती है कि a माइनस बी और a प्लस बी। और सर a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वाओ। तो क्या मैं एक का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, कौन रोकेगा तुम्हें। फिर यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ। अब थोड़ा नीचे मैं करूंगा जगह कम होने के कारण। एक माइनस 8×8 = 64 और ये 113 कैसे? सर 8/√113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर और बटा में √113 का भी स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर यानी कि 113 गुने 113 यानी कि 113 जो है वो एक रूट के अंदर आएगा। और जब भी कोई दो एक रूट के अंदर आता है तो बाहर एक निकलता है, तो यहां से 113 ऐसे। मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये बातें सामने आई और यहां भी सेम वही चीज लागू होगी। अब मैं कहूंगा कि तुम भिन्न का घटाव अगर सीखे हो 1 माइनस का 64/113, तो मैं कहूंगा ये इससे गुना होता है 113 माइनस 64/113 घटाऊंगा तो ये 49/113 देगा। तो मैं यहाँ पर इसका पूरा पूरी मान देखो, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, सॉरी बड़ा वाला जो भिन्न है, ये बताता है भागा को, तो इसके सामने ही बराबर लिखना। बाकी ऊपर में मैं 49/13 लिखूंगा 113, क्यों? क्योंकि मैंने हल किया। और नीचे में मैं लिखूंगा, पता है 113 में से, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे 49 लिखना भूल गया। 113 में से 49 जाएगा तो 64/113 और ये बड़ा वाला बट्टा ऐसे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बड़ा वाला बट्टा का क्या महत्व है, इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ। तो 49/113 और बड़ा वाला बट्टा को मैं भाग कहता हूं, तो भाग लिख दो। 64/113 ऐसे लिख सकते हो, तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो डिठो। और इसके बाद 49/113 गुना में 113/49, सॉरी 64, माफ कीजिएगा, 113 से 113 खत्म, 49/64 आंसर। तो सर इसका भी तो 49/64, इसका भी 49/64। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका ये मतलब है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो प्रूफ करने वाले सवाल में जो 8.4 में हम पढ़ेंगे, ई बराबर अगर ई दे दो सिद्ध करने के लिए कहें तो जी हाँ सिद्ध हो सकता है। हालांकि सवाल का आंसर तो आपका निकल गया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें ऐसी बड़ी वाली विधि ना बताकर छोटी वाली भी विधि बता सकता हूं, लेकिन अगर हम 8.1 पढ़ रहे हैं तो ये समझ के चलते हैं कि हमने आगे की चीजें नहीं पढ़ी। लेकिन मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो आगे की चीजें पढ़ रखा हूं, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक पेन से बनाता हूं। मैं कहूंगा कि भाई a प्लस बी a माइनस बी, तो कह सकते हो a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और बटा में 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर a की पावर m और b की पावर m है तो a बटा b की पावर m होती है। तो यहाँ पर दोनों की पावर 2 है तो कॉस थीटा, अच्छा से लिख देता हूँ, बटा में साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कॉस बाई साइन, सर कॉस बाई साइन तो टेन के बराबर होता है, सॉरी कॉट के बराबर होता है, ये तो आप पढ़ा चुके हैं। जी हाँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा टेन, सॉरी कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसका जस्ट उल्टा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो मुझे तो ये सूत्र यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा कितना है भाई? तो कॉट थीटा अभी जस्ट हमने देखा 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर और यहाँ से 49/64 आपके सामने में। तो जब आपको एग्जाम में सवाल आए तो आप ऐसे बनाना, क्यों? क्योंकि तब तक तो आप 8.4 पढ़ लिए रहोगे और अभी 8.1 के लिए आप ये कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। tan a बराबर 1/3 और sin a cos c cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c ऐसा पूछा है। तुम पगलाना नहीं, मैं हूं, मैं पगला जाऊंगा, तुम्हें नहीं पगलाने दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। तुम इस चीज को देखो, कुछ ना कुछ क्लू दी हुई रहती है और मेरा क्लू ये है, इसको तो मैं पूछूंगा, मैं
हर साल की भांति इस साल भी हल लिखूंगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कि नहीं बताओ। मैं कहूंगा कि मैं कहूंगा दिया है, सवाल में जो दिया है उसे क्यों ना लिखूं। 10a बराबर 1/√3 और मुझे इन सारी चीजों का मान निकालना है। इसका ये मतलब है कि इस पर एक ही दांव खेला जाएगा और वह दांव है लंब बटा आधार का। और निकालो कर्ण। जब तीनों भुजा सामने में रहेंगी तभी साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन से सब निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर एंगल भी अलग अलग है तो मुझे तो त्रिभुज बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक एंगल ए से देख रहा है तो एक सी से देख रहा है, सी से लंब अलग हो जाएगा, ए से लंब अलग हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। तो साइन ए कॉस ए साइन से निकालना है तो मैं कहूँगा 10a बराबर 1/√3। तो एक क्या है आपका लंब है और √3 क्या है आपका आधार है। बिल्कुल। तो ए से देखूंगा तो 1 होना चाहिए लंब और √3 होना चाहिए आधार। तो लेट सपोज कि मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं नीचे में, कि मैं कहूंगा अब एक त्रिभुज मैं बना लेता हूं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मैं इसे ए कह दूं तो ये सी होगा, सिंपल सी बात है। और ये क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूं कुछ भी यार, बी। ओ सवाल में भी बोला है कि भाई त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बनाऊंगा। और कोण भी समकोण है तो मैंने कोण भी समकोण भी लिया है। बहुत अच्छा, मैंने यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया था। और कह रहा है कि यदि 10a बराबर 1/√3 तो ए से देखूंगा तो भाई 1/√3 ए से देखने पर लंब 1 है तो मैं 1 डालूंगा और आधार ये। सवाल तो ऐसे बोला था भाई कि त्रिभुज एबीसी बनाओ जिसमें कोण भी समकोण है, मैंने बना दिया कोण भी समकोण। और 10a बराबर 1/√3 और 10a लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो a एंगल से लंब 1 होना चाहिए और a एंगल से आधार √3 होना चाहिए। तो a एंगल से सामने वाली भुजा लंब होती है। कितना तर पाओगे यार। अब बात जाके सामने आई। अब कह रहा है कि भाई और सब बताओ। मैं कहूंगा और सब कुछ नहीं, तुम लंब आधार निकाले हो तो कर्ण निकालो। इसीलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या है भाई, तो यहाँ पर कर्ण तो है CA। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है भाई, लंब है CB का स्क्वायर, आधार कितना है AB का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हें मन है तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर लिख लो। CB कितना है 1 का स्क्वायर, AB कितना है √3 का स्क्वायर। अब तुम कहोगे वाह √3 का स्क्वायर कितना होगा, मुझे नहीं पता। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा। कैसे, √3 का स्क्वायर, इसका अर्थ ये है कि √3 गुना में √3 यानी कि √3 गुना में √3 एक साथ। जब दो रूट अंदर में समान अंक रहता है तो वो बाहर 1 निकलता है, ये तो सबको पता है। इसलिए 3 यानी कि √4 और यहाँ से आ गई 2 क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। तो मेरा जो कर्ण है क्या CA है उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। अगर 2 आ गई है तो कर्ण मुझे पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार पता है, लंब पता है। तो दुनिया की कोई भी चीज साइन से पूछेगा, कॉस से पूछेगा, टेन सेक जो पूछेगा सब बता दूंगा। कैसे, आसान तरीकों से। मैं इस चीज को मिटा देता हूं और पहला सवाल यहीं पर करता हूं। इस चीज के नीचे आपको पहला सवाल करना है। तो पहला सवाल कह रहा है कि भाई साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन C। 10th के बच्चे हैं तो उम्मीद करता हूं कि सारा सूत्र आपको याद होगा। कि साइन A का क्या सूत्र होता है, कॉस C का क्या सूत्र होता है। साइन A का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब बटा कर्ण कहने से लंब 1 और कर्ण 2 लूंगा या नहीं लूंगा ये बताएगा एंगल। तो ए एंगल से आप देखो, अगर ए एंगल से हम देखते हैं, ये क्या है भाई, ओह बहुत बड़ा यहाँ पे चीटी चीटी नहीं इंसेक्ट्स आ गया था, चलो छोड़ो। मैं ए एंगल से देखूं तो लंब बटा कर्ण और ए एंगल से लंब 1 है। मैं यहाँ पर लंब बटा कर्ण, चलो साइन A से मैं लंब लिख देता हूँ। साइन A से लंब हो गया CB और कर्ण हो गया CA गुना में C से कॉस C से अगर देखूं तो C से कॉस का सूत्र तो आधार बटा कर्ण होता है। तो C से कॉस C का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। तो C एंगल से मैं देखूंगा तो सामने वाली लंब तो ये आधार यानी कि यहाँ भी CB और बटा में कर्ण CA जोड़। कॉस A से देखूं तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण और A से मैं देखूंगा तो आधार क्या होगा, आधार होगा इसके सामने वाली भुजा तो लंब होती है तो ये आधार होगी यानी कि AB। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो नहीं बदलता है CA
और साइन सी से अगर देखूंगा तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो सी एंगल से मुझे देखना है, तो सी एंगल से अगर मैं देखता हूं तो सी से तो सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि बी ए लंब, और कर्ण क्या होगी, कर्ण होगी आपकी सी ए। फिर से समझना, साइन ए यानी कि ए एंगल से देखूंगा, ए एंगल से सामने वाली भुजा लंब, सी से सामने वाली भुजा लंब, तो ए एंगल से सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटा कर्ण लिखना है, तो लंब होगा सी बी बटा में सी ए। उसके बाद कॉस सी, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, सी से देखूंगा तो आधार क्या होगा, सामने वाली तो लंब होती है तो आधार ये होगी सी बी बटा सी ए। इस प्रकार कॉस ए और साइन सी। अब मैं मान रखते चला जाऊंगा, सी बी एक है, सी ए अभी निकाला 2, सी बी 1 सी ए 2, ए बी कितना है भाई, ए बी √3 बटा में सी ए कितना है 2 √3 बटा में 2। और इस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ 1/2 और √3 को √3 से गुना करूंगा तो डायरेक्ट 3, और ये 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ भी 2 दूनी 4, यानी कि हर अगर सेम है तो ऊपर का अंश भी जोड़ दो डायरेक्ट 4/4। और यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के कितनी आ रही है भाई, मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 1, जो कि इसका मान है। अब यहीं पर मैं दूसरा बता देता, यहीं पे मैं दूसरा बता देता हूँ। कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अगर मेरे पास बुद्धि हो तो मैं क्या कहूंगा कि मैं इन सभी का मान फिर से क्यों निकालूं। कॉस ए यहाँ भी है, ए बी बाई सी भी है, ए बी बाई सी है, ए बी बाई सी है रख दो, गुना कॉस सी यहाँ है, सी बी बाई सी ए है, बात खत्म। साइन ए कहाँ है, यहाँ है, इसका क्या वैल्यू है सी बी बाई सी ए, ये रहा। साइन सी यहाँ है, इसका क्या वैल्यू है बी ए बाई सी ए। सिंपल सी बात है, क्यों मैं दोबारा यहाँ माथापच्ची करने जाऊं जब मैं एक बार ले लिया तो। लेकिन आपको 2-3 बार देखनी है, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। और ये 2 नंबर में आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा आप। ए बी की वैल्यू, सर ए बी की वैल्यू तो बी है, या ए बी की वैल्यू पूछा है तो ए बी की वैल्यू √3 है। सी ए की वैल्यू, अगर सी ए की वैल्यू पूछ रहा है, अरे ये क्या है भाई, ये क्या आ रहा है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी ये पता नहीं कौन सी चीटियां हैं यार, 2 मिनट रुकना भाई, पता नहीं क्या है। तो सीबी की वैल्यू, सॉरी सी ए की वैल्यू 2, सी बी बाई सी ए 1/2 है, सी बी बाई सी ए 1/2 है, और बी ए बाई सी ए √3/2 है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। √3/4 और ये आ गया 0, क्योंकि √3/4 में से √3/4 को घटाऊंगा तो 0। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर और इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बिना किसी देरी के। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार। यानी कि बेसिक सी बात, अगर मुझे लंब आधार कर्ण पता चल जाए इस त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज का, इस पी क्यू आर त्रिभुज का, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पे पी या यहाँ पे आर, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि अगर कोण क्यू समकोण का है तो समकोण तो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 90 डिग्री तो ये होती है, यानी कि क्यू तो सही है। पी आर कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस त्रिभुज में साइन पी कॉस पी टेन पी यानी कि लंब आधार कर्ण अगर मुझे पता हो जाए तो मैं आराम से इस त्रिभुज का, सॉरी इस प्रश्न का जो साइन पी कॉस पी टेन पी है उसको आराम से निकाल सकता हूं। आइए कैसे जानते हैं, कैसे करें। जरा आप सोचो कि पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, यानी कि पी आर यहां से यहां तक की लंबाई और क्यू आर यहां से यहां तक की लंबाई, इस दोनों लंबाई को मैं जब जोड़ूंगा तब जाके 25 सेंटीमीटर मिलेगी। और यहां से यहां तक की लंबाई को बताया गया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब हमें पता है 5 सेंटीमीटर, बाकी कर्ण और आधार का कोई अता पता नहीं है। यानी कि कर्ण और आधार निकालेंगे तो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो कर्ण और आधार निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जगहों पर एक्स मान के बना दिया जाता है, मैं ऐसे ही बनाता हूं, देखना कैसे। सबसे पहले तो हम हल लिखूंगा क्योंकि ये तो लाजमी है, और दिया है ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि भाई मुझे पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए। तो दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, तो कोण क्यू, समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री जो कि मैंने लिखा है, और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर, और एक और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। यही तो बात है। तो जरा सोचिएगा और गौर फरमाइएगा। पी आर है कर्ण, सिंपल सी बात है, क्यू आर है आधार, और ये है लंब। तो अगर मैं देखूं कर्ण को लेके मैं चिंता करूं तो कर्ण तो पी आर है ना, तो पी आर किसके बराबर होता है, तो पी आर तो होता है, यानी कि कर्ण तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं, पी आर बराबर लंब कितना 5 का स्क्वायर, आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे क्यू आर की वैल्यू पता चल जाए तो पी आर भी निकल जाएगा। तो मेन तो पहले क्यू आर निकालना है, चलो वो भी करके देख लेते हैं। इतना तो आपके दिमाग में आ रही होगी ये बात कि भाई समकोण त्रिभुज है तो भाई पाइथागोरस ट्रिक यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कहूंगा चूंकि पी आर जोड़ क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पी आर बराबर में 25 माइनस क्यू आर, है या ना। अब पी आर तो है कर्ण, तो मैं यहां लिखता या मैं कहूंगा कि पी आर की वैल्यू, अभी जस्ट मैंने लिखा पी आर की वैल्यू, तो सर बोले हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पी आर की वैल्यू, तो ये होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। शायद पीछे में कुछ लिख दिया था क्या, चलो कोई नहीं। तो यहां से पी आर के जगह मैं लिख सकता हूं पी क्यू का स्क्वायर जोड़ में क्यू आर का स्क्वायर, और साथ में 25 माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही। और यहां मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं। सारा खेल है क्यू आर का, अगर क्यू आर निकल गया तो बात फाइनल, क्यू आर नहीं निकलेगा तो पी आर निकाल लेंगे या पी क्यू का मान निकाल लेंगे। और पी क्यू का मान तो दिया हुआ है गाइज, पी क्यू का मान तो दिया हुआ है, तो मैं तो पी क्यू का मान लिख देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं इस रूट को उधर फेंक देता हूं। पूछना क्यों, क्यों, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ही लाजमी होगी। तो 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू का मान 5 कहां से लिया, दिया है सवाल में, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं कहूंगा 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625, सब जानते हैं, माइनस का 2 गुने 25 गुने क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा चूंकि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है। इतना तो बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तो लिखना तो लाजमी है। अब यहाँ से देखिएगा तो क्यू आर और क्यू आर दोनों सेम है, तो गए, या मैं क्यू आर को उधर भेज दूं तो क्यू आर से क्यू आर गायब हो जाएंगे, ये तो सबको पता है। तो मैं क्या करता हूं, सारे चीजों को उधर भेज देता हूं, उधर भेजने में बड़ा मजा आएगा। हाँ भेज दो, या इधर ही भेज देता हूँ, चलो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये आ गया 625 माइनस का, ये आ गया 50 क्यू आर प्लस का, ये आ गया क्यू आर स्क्वायर माइनस का, और इधर जीरो। सिंपल सी बात है, बराबर से इधर आएंगे तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर तो गए, बचा क्या, 25 में से 625 को अगर मैं घटाऊं तो माइनस का कितना बचेगा 600, प्लस का 50 क्यू आर, और माइनस का सॉरी, हाँ यही बचेगा, सिंपल सी बात है, बराबर जीरो, इतना ही तो बचेगा। इसमें से इसको घटाओ 600 और 50 क्यू आर, ये सो ये गया। अब 50 क्यू आर बराबर में 600 प्लस का, और यहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारा 600 बट्टा में 50, यानी कि एक जीरो से एक जीरो खत्म 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर क्यू आर की वैल्यू आ जाती है 12 यानी कि मेरा आधार 12, इसीलिए आधार क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। इसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूं। अगर आधार 12 सेंटीमीटर तो बात बन गई बच्चों। कैसे सर, अगर आधार क्यू आर 12 है तो मैं यहाँ पर क्यू आर 12 का मान रख देता हूं तो पी आर निकल जाएगा। रख दो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉस। इधर से इधर आते हैं, तो चूंकि क्यू आर इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर बराबर तो 25 माइनस क्यू आर था। ये या इसको मैं ना लिख के मैं ये वाला बात भी लिख सकता हूँ, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर में 25 था। तो पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू 12 है तो 25, और यहां से पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12, तो पी आर कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर।
और पी आर क्या थी, पी आर कर्ण थी, यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तीनों के तीनों निकल गई, तो बधाई हो, सवाल का जवाब आने वाला है। अतः मैं लिखूंगा साइन पी, बोला है भाई, आजा साइन पी गर्दा उड़ाते हैं तेरा। तो मैं कहूंगा लंब बटा कर्ण, एकदम औंगी पौंगी में। लेकिन मैं देखूंगा पी एंगल से, इतना तो ध्यान रखना है, पी एंगल से देखूंगा। पी एंगल से देखने पर लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा। तुम लोग क्या करते, 5 डाल देते, पक्का पक्का, हंस रहे हो, 5 डालते तुम लोग। तो यहां से मैं सामने वाली भुजा कहूंगा, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि लंब 12। कर्ण कितना है भाई, कर्ण तो सेम रहती है 13। कॉस बी का पूछा है, तो कॉस बी तो होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन किससे पूछा है, पी से। पी से पूछा है तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पे आप लंब लिख लेना क्यू आर, और बटा में कर्ण लिख लेना आप पी आर। ठीक है, यहाँ पे आधार पी क्यू, पी को थोड़ा अच्छे से डिनोट करते हैं, और कर्ण क्या होगा, पी आर। और इस प्रकार पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5/13। टेन पी तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। और जैसे ही मेरा आंसर आएगा तो मैं उसको एक बक्से में आराम से रख दूंगा, ताकि सर को आराम से दिखे। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 में। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि करें। पहला कथन क्या है, देख लेते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? जरा सोचो, 10a का मान सदैव 1 से कम अगर हो जाए तो सदैव तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 10a का मतलब यानी कि लंब बटा आधार। 10a का मतलब लंब बटा आधार। और मैं अभी तक बहुत सारे सवाल किया हूं, जिस सवाल में लंब ज्यादा होता है आधार से, और कभी कभार आधार ज्यादा होता है लंब से, या लंब ज्यादा होता है आधार से। लंब आधार से कम या लंब आधार से ज्यादा हो सकता है। तो अगर लंब आधार से ज्यादा हुआ, सॉरी, आधार से कम हुआ, अगर लंब आधार से, मान लीजिए आधार 2 है और ये लंब कम, तो 1 से कम होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर लंब ज्यादा हुआ 4 और आधार हो गया आपका 2, तो यहां पर तो फिर 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असत्य। क्या होगा इसका आंसर, असत्य। क्यों? क्योंकि भाई 10a बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब कभी कभार ज्यादा हो जाएगी, लंब ज्यादा होगी तो 1 से ज्यादा मान होगी। बिल्कुल सही। दूसरा बात देखते हैं, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। देखिए, सेक ए बराबर 12/5, इसका मतलब किसी भी मान के लिए बोला है तो सेक का सूत्र क्या होता है भाई, कर्ण बटा आधार। और हमने यह देखा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की भुजा होती है वो शीर्ष दोनों त्रिभुज के भुजा से बड़ी होती है। और यहाँ पर वही बात फॉलो हो रही है कि भाई आधार छोटा है, कर्ण बड़ा है, तो सेक ए के कोई ना कोई मान के लिए ये वाली बात सामने आ सकती है। अगर सामने आ सकती है तो ये सत्य है। और कारण मैंने यहाँ बताया कि भाई सेक ए बराबर 12/5, जो कि कर्ण बटा आधार के बराबर होती है। और किसी भी त्रिभुज में, सॉरी, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा होती है, बाकी शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार से। चलिए, बहुत अच्छा, इसको मिटा के आगे चलते हैं। कोसे कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव नंबर निकलेंगे। पूछेगा साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइन का होता है साइन, SINE। कॉस का क्या होता है, तो कॉस का कॉसाइन। टेन का क्या होता है, तो टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। कॉट का क्या होता है, तो कॉट का आप लोग कहिएगा कॉटेंजेंट। सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है सेकेंट। ये सी है गाइस। और कॉसेक का क्या होता है, तो आपको कहना है कॉसेकेंट। तो जरा सोचिए, कॉस ए के कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? नहीं, कॉसेकेंट तो कॉसेक के लिए है। यहाँ पर कॉसेक ए रहता तब बात सामने आती, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। आगे चलते हैं। कोट, और ये चीज आपको याद कर ही लेना है, क्यों? क्योंकि इससे बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर इससे आपके और अच्छे से आ सकते हैं। कोट और ए का गुणनफल है, बताइए। ए क्या है, ए एक कोण को दर्शाता है, कोण यानी एंगल को दर्शाता है। अब ए एंगल को दर्शाता है, न कि कोट और ए के बीच में कोई संबंध है,
वो वाला संबंध नहीं भाई, कोट और ए के बीच में गुना का संबंध नहीं है। कभी भी कोट गुने ए ऐसा नहीं हो सकता है, नो नेवर, कभी नहीं। तो कोट और ए का गुणनफल है, यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि ए तो एक एंगल होती है जो कोट के साथ रहती है। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, जरा सोचो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। सिंपल सी बात है। अब लंब हो गई ऊपर की 4, कर्ण हो गई ऊपर की 3, और मैंने अभी कहा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है बाकी दोनों भुजा से बड़ी होती है। तो यहां पर देखिए लंब 4 है, कर्ण 3, क्या ये अच्छी बात है? कर्ण को तो फिर शर्म आ जाएगी बड़े होने में। बिल्कुल। तो मैं यहां पर कहूंगा असत्य। क्यों? क्योंकि कर्ण जो होती है किसी भी समकोण त्रिभुज के दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, न कि छोटी। और इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका होता है अंत, यानी कि प्रश्नावली 8.1 का खात्मा होता है, और इसकी 10 दिन बाद पूरी कचौड़ी बटेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अगले वीडियो में 8.2 करेंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मारिए लाइक, मारिए कमेंट दबा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।